मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा। तो गिल्टी फील होता है कि हमने समय को बहुत बर्बाद किया। ये स्टोरी है केशव नंदन जी की, जिन्होंने 10 अटेम्प्ट दिए और 2 बार तो इंटरव्यू तक पहुंचे पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और आज वो दिल्ली में मैप बेच रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ केशव नंदन जी की ही नहीं बल्कि लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट की है, जो आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली जाते हैं और कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे क्रैक करने के लिए हर साल लगभग 11 से 12 लाख बच्चे अटेम्प्ट देते हैं, इसमें सिर्फ 1000 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है। मतलब कि सक्सेस रेट 0.1% से भी कम है। फिर भी भारत के युवा इसे क्रैक करने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे। I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. यूपीएससी एग्जाम को 3 फेज में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें पहले फेज को प्रिलिमिनरी या प्रीलिम्स भी कहते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2, और प्रीलिम्स में लगभग 10 लाख बच्चे बैठते हैं, जिसमें सिर्फ केवल 10,000 बच्चे ही सेकेंड फेज तक पहुंचते हैं, जिसे हम लोग मेंस कहते हैं। मेंस में एक एस्पिरेंट को 9 पेपर देने होते हैं और इसमें केवल 2 से 3,000 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और अब बारी आती है थर्ड फेज की, जिसे हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। इसमें लगभग 1000 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता है और उसमें भी 180 लोग ही IAS बन पाते हैं। बाकी लोगों को IRS, IFS और भी कई पोस्ट अलॉट कर दिए जाते हैं। इंडिया में यूपीएससी का क्रेज़ इतना ज़्यादा क्यों है, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग यूपीएससी की हिस्ट्री जान लेते हैं। हमारे इंडिया की मोस्ट रिप्यूटेड एग्ज़ाम यूपीएससी का फॉर्मेशन ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था। स्टार्टिंग में होता क्या था, जो कंपनी के डायरेक्टर होते थे वो डायरेक्टली किसी इंसान को ऑफिसर बना दिया करते थे और वहाँ से उस इंसान को इंग्लैंड के हेलीवर्ड्स कॉलेज में भेजा जाता था, जहां वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके इंडिया में वापस आता था और ऑफिसर की पोस्ट संभालता था। पर खेल बदलता 1854 में, जब थॉमस वेविंगटन मैकले द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डाटा सबमिट किया जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि इंडिया में ऑफिसर्स की सिलेक्शन पैट्रोनेज बेस्ड सिस्टम को हटाकर एक मेरिट बेस्ड सिस्टम पे कर देना चाहिए। मतलब कि अब ऑफिसर बनने के लिए एग्ज़ाम देना होगा। यहाँ से स्टार्ट होती है इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। ईयर 1885 में पहली बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया लंदन में। पर इंडियंस के लिए ये बहुत मुश्किल था इस एग्ज़ाम को पास करना, क्योंकि उस टाइम इस एग्ज़ाम का सिलेबस यूरोपियन क्लासिक पे बेस्ड था। पर ईयर 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, वो इस देश के पहले सिविल सर्वेंट बनते हैं। फिर अगले 50 सालों तक इंडिया ने बहुत अपील किया कि इस एग्ज़ाम को लंदन की बजाय इंडिया में कंडक्ट कराया जाए। फिर आई मॉन्टेग सैमफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें यह सजेस्ट किया गया कि ICS के एग्ज़ाम को इंडिया में कराया जाए। फिर स्टैब्लिश किया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत में भी ICS की एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने लगी। पर इंडियंस के लिए उस टाइम बहुत मुश्किल काम था एक ICS के जॉब को पाना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाता था। बहुत कम ही लोग ICS ऑफिसर बन पाते थे, इसलिए लोगों में इस जॉब को पाने की क्रेज़ बहुत ज़्यादा थी। फिर जब हमारी कंट्री को आज़ादी मिली तो इस फेडरल सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में बदल दिया गया और ICS को IS में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये तो बात कर ली हमने यूपीएससी की हिस्ट्री की, पर अब हम लोग समझते कि क्यों इंडिया में यूपीएससी का क्रेज़ इतना ज़्यादा है। भारत में एक सरकारी नौकरी की वैल्यू ऐसे भी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो नौकरी एक छोटे से पियोन की क्यों ना हो। और जब बात सरकारी नौकरी की आती है तो उसमें सबसे ऊंचा एक IAS की नौकरी होती है। जब एक मिडिल क्लास बच्चा बचपन से ये सारी चीज़ें देखते या सुनते आता है, जैसे कि कैसे PM भी एक IAS के सामने खड़े होते हैं, 4 लोग उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, IAS के पास बहुत सारा पावर होता है, एक IAS को लाल बत्ती वाली गाड़ी, एक बड़ा सा बंगला दिया जाता है, तो उसे ये लगता है कि हाँ, ये नौकरी पाके हमारी सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे कोचिंग ट्रैप की। ये कोचिंग वाले कभी भी फेलियर की बात नहीं करते हैं, हमेशा ये दिखाते कि एक बार यूपीएससी निकल गया फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन के लिए घर से बहुत दूर दिल्ली के मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर आता है, यहाँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, जिसकी फ़ी
1 से 1.5 लाख तक होती है, ऊपर से ऑप्शनल का 50,000 और एक टेस्ट सीरीज ये कोचिंग वाले 10 से 12,000 में बेचते हैं। ये तो बात कर ली सिर्फ पढ़ाई की। खरजी नगर और राजेंद्र नगर में एक छोटे से कमरे की रेंट भी 12 से 15,000 तक होती है और खाने का खर्चा अलग से। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वे इतने सारे फी अफोर्ड नहीं कर सकते, पर फिर भी कहीं से लोन लेकर पेरेंट्स अपने बच्चे को इन महंगे शहरों में पढ़ाते हैं। कई बार तो ये अपने घर और जमीन को भी गिरवी रखकर अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज देते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट कोचिंग ट्रैप में फंसकर अपनी जवानी का 8 से 10 साल बर्बाद कर चुका होता है। ये एस्पिरेंट 21 की उम्र में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं। सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं तो ये कोचिंग वाले कहते हैं कि पहली बार में किसका सिलेक्शन होता है, एक अटेम्प्ट और। इस तरह से अटेम्प्ट कर करके कब एक एस्पिरेंट 21 से 30 साल का हो जाता है उन्हें खुद पता नहीं चलता। फिर वो इतना टूट जाता है कि और कोई एग्जाम देने की हिम्मत भी नहीं होती, ना ही उनके पास कोई डिग्री होती है और ना ही स्किल। तो पता है कि कितने ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से, ये बन जाते हैं। और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से, जिसके लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं, जिसकी उम्र बीत चुकी है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मबल नष्ट हो। पर ये कोचिंग और प्रेस वाले इस चीज को कभी नहीं दिखाते। वो दिखाएंगे कि कैसे एक किसान का बेटा आईएएस बन गया, कैसे एक फल बेचने वाले की बेटी आईएएस बन गई। उन 9,99,000 स्टूडेंट का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये कोचिंग वालों का सिंपल है, सक्सेस हमारा फेलुअर तुम्हारा। और तो और ये कोचिंग वाले इतने बेशरम होते हैं कि 2017 में एएलए ने क्लेम किया कि 244 सिलेक्टेड यूपीएससी कैंडिडेट हमारे कोचिंग से हैं। वहीं चाणक्य ने 355 सिलेक्टेड यूपीएससी कैंडिडेट अपने इंस्टीट्यूशन के बताए। फिर आते हैं ये बाजीराव जो कि क्लेम करते कि 400 सिलेक्टेड यूपीएससी कैंडिडेट इनके कोचिंग इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, मतलब पूरा मिला के 999। उस टाइम की वैकेंसी 990 सीटों की थी। यूपीएससी एस्पिरेंट की दिन की शुरुआत द हिंदू के आर्टिकल से होती है, फिर कोचिंग, फिर शाम को लाइब्रेरी, रात को रूम पे आके फिर से पढ़ाई। मतलब कि एक साधु वाली जिंदगी हो जाती है, ना कोई फ्रेंड्स, किसी दोस्त की शादी अटेंड करना, यहाँ तक कि अपने बर्थडे का भी याद नहीं रहता। ये सब सिर्फ एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए जिसका सक्सेस रेट इतना कम है। तो यार यूपीएससी का क्रेज 19 में ज्यादा था, ये तो समझ में आता है क्योंकि उस टाइम प्राइवेट जॉब्स नहीं थी। पर अब इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट जॉब है जो आपको आईएएस से भी ज्यादा हाई पे सैलरी प्रोवाइड करती है। रही बात पावर की, तो ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भी अपने मन का कर सकते हैं। आईएएस सिर्फ एक सर्वेंट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए हैं उसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। और एक इंसान इतना पढ़ लिख कर आईएएस बनता है, फिर भी उसे उन मंत्रियों के आगे झुकना पड़ता है जो कि शायद कभी स्कूल भी ना गए हो। अगर आप अंडर द टेबल मनी के बारे में सोचते हो तो आज गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। फर्स्ट सेंचुरी में ये सब कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अंत में मैं यही कहूंगी कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी करो ही मत, पर एक बैकअप होना बहुत जरूरी है। और इन कोचिंग ट्रैप में फंसने से बचिए। अपने माँ बाप पर वर्डन बनकर किसी एग्जाम की तैयारी मत कीजिए जिसके मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। आप कोई छोटा सा जॉब करके भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आज ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल प्रेजेंट है जो जॉब के साथ साथ यूपीएससी की पढ़ाई की और सिलेक्शन भी लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।